अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है और इसके लक्षण अभी से दिख रहे हैं। मेटा, एनवीडिया, Amazon, नैस्डैक ऑलरेडी 15 से 20% डाउन हो चुके हैं और बिटकॉइन तो 30% तक गिर चुका है। पीटर लिंच जो कि एक बड़े रिनाउंड इन्वेस्टर हैं, या फिर रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने भी वार्निंग जारी कर दी है यूएस इकोनॉमी को लेकर के। अब ये जो इतना बड़ा क्रैश आने वाला है यूएस के अंदर, जिसको हम एआई बबल के नाम से जानेंगे, इसका इंपैक्ट इंडिया में कैसे होगा, इस पर डिस्कस करते हैं। और ये जो डी कपलिंग की बात हम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है, यूएस से इतनी लिंक नहीं है, ये कितना सच है, इस पर डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल 2008 का क्रैश था, जहां पे 2007 में $17 बिलियन इंडियन स्टॉक मार्केट में डाले गए, लेकिन लेमन ब्रदर क्राइसिस जो कि सितंबर 15 2008 में शुरू हुआ, $8 बिलियन इंडियन स्टॉक मार्केट से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने निकाल दिए थे, जिस वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस आ गई थी सारी इमर्जिंग मार्केट में, स्पेशली इंडिया में। तो क्या इस तरीके का क्रैश 2026-27 में आ सकता है? हमें इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए? क्या ब्लूप्रिंट हम फॉलो कर सकते हैं? और FIDI इसमें एक मेजर रोल कैसे अपनाएंगे? ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो फाइनेंस विद अभी। शुरू करते हैं वीडियो। एक क्वेश्चन जो कि हर एक इंडियन इन्वेस्टर के दिमाग में आता है कि अगर नैस्डैक या S&P 30 से 40% गिरे तो क्या निफ्टी और सेंसेक्स 20 से 30% करेक्ट कर सकते हैं? और इसका आंसर है हाँ। आप हमारे न्यूज़पेपर में एक चीज सुनते होंगे कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट है, विच इज ट्रू, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है वो डीकपल नहीं है। अब डीकपल इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि एक मार्केट इंडिपेंडेंटली ऊपर या नीचे जा सकती है, और ये डीकपल क्यों नहीं है, सबसे पहले ये समझते हैं। और डीकपल समझने के लिए कोरिलेशन समझना जरूरी है। S&P 500 और निफ्टी 50 के अंदर 0.55% का कोरिलेशन है। अगर कोई भी कोरिलेशन जीरो हो तो इसका मतलब यह है कि कोई भी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमिक से इंपैक्ट नहीं होगी, लेकिन जो इंडियन मार्केट है वो 0.5 और 0.6 तक जा चुकी है। इसका मतलब यह है कि नैस्डैक और S&P 500 में अगर 100 पॉइंट की गिरावट आई तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी 60 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो कोरिलेशन काफी बड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर यूएस के अंदर एक मेजर क्रैश आ गया तो इंडिया के अंदर भी इसका मेजर इंपैक्ट होगा। अब इससे बचेंगे कैसे और ये क्रैश क्यों आएगा, इसको 3 मेजर पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहले यूएस मार्केट में क्रैश क्यों आएगा और यूएस के क्रैश के बाद FII इंडिया से पैसा क्यों निकालेगा। आईटी सेक्टर क्राइसिस जो कि यूएस की वजह से आ सकता है, और इंडियन स्टॉक मार्केट में हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, इसका पूरा ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले समझते हैं यूएस मार्केट में एक मेजर क्रैश क्यों आएगा। अगर हम रीसेंट यूएस की इकोनॉमी को एनालाइज करें तो वहां पे जो डेट है वो अप्रोक्सीमेटली 38 ट्रिलियन के आसपास हो चुका है, और ये डेट हर साल 1 ट्रिलियन के आसपास बढ़ रहा है, क्योंकि $2 ट्रिलियन इनको सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने काफी सारा लोन लिया हुआ है। अब ये जो डेट है इसको रीपे कैसे करेगा यूएस, इसके ऊपर कोई भी विचार नहीं हुआ। एक मेजर डिस्कशन चल रही थी कि जो यूएस है वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करेगा, जिससे बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन रिसेंटली जब डॉलर गिरा तो इसी के साथ साथ बिटकॉइन भी 30% तक क्रैश कर गया। तो इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी कोई ऐसा स्टेबल कॉइन नहीं है जहां पे हम ये माने कि हर दिन वहां पे कोई मेजर क्रैश या मेजर बुल रन नहीं आएगा। तो जो डॉलर इस समय पे बिटकॉइन पे शिफ्ट होने वाला था, ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी डिले देखने को मिलती। दूसरी चीज, अमेरिका ने सोचा था कि एआई आने के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे डेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन एआई आने के बाद ये जो चीज है ये और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक चार्ट जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पे सेंट्रल में एनवीडिया है, एनवीडिया इन्वेस्ट कर रही है ओपन एआई में, ओपन एआई इन्वेस्ट कर रही है ओरेकल में, ओरेकल इन्वेस्ट कर रही है एनवीडिया में, और ये जो सर्कल है ये चलता ही जा रहा है, जिस वजह से इन सारी कंपनीज की वैल्यूएशंस तो काफी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन यहां पे जो रिस्क है वो बढ़ गया है। अब जो यूएस है वो ये सारी कंपनियां कोलैप्स होना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक मेजर एआई क्रैश आ गया तो इसमें यूएस की टॉप 7 कंपनीज पूरी तरीके से कोलैप्स हो सकती हैं। अब अगर एआई क्रैश आ गया तो इसके अंदर जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, और यूएस जो कि एक टेक बेस्ड इकोनॉमी है ये अपने आप में स्लो कर जाएगी, और जहां पे उसको खतरा चाइना से है कि कहीं चाइना सुपर पावर ना बन जाए, तो यूएस इस समय पे इस बबल को फटना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक बबल है और वो बड़ा हो रहा है तो आज नहीं तो कल वो जो बबल है वो फटने ही वाला है, अगर वो रियल प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। ओपन एआई जिसकी वैल्यूएशन आसमान छू रही है, जब उसके रिसेंट रिजल्ट आए तो वहां पर भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो ये जो बबल है ये सीरियसली रियल बबल है, ये कब फटेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो 2026 एंड और 2027 की स्टार्टिंग के अंदर करी जा रही है। तो अगर आप एक इंडियन इन्वेस्टर हो जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपके लिए कॉशियस अप्रोच लेना अच्छा होगा। इसी के साथ साथ गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन होगा, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अब डिस्कस करते हैं कि अगर एआई बबल फट गया तो
इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों हिल जाएगी। सपोज करो अगर हम ये माने कि जो एआई बबल है वो 2026 एंड में फट जाएगा तो उसके 1.5 से 2 महीने बाद जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो भी गिरना शुरू हो जाएगी। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। अगर हम अपने स्टॉक मार्केट में देखें तो 3 मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला होता है एफआईआई, दूसरा होता है म्यूचुअल फंड जिसे हम डीआईआई भी कहते हैं, और तीसरा होता है रिटेल इन्वेस्टर। उसके हाथ में एक्चुअली कोई पावर होती ही नहीं है। अब जो एफआईआई है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में 40% इक्विटी को होल्ड करता है। तो अगर एफआईआई को ये लगेगा कि यूएस की मार्केट गिर रही है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रांग मार्केट मानी जाती है, तो वहां पर उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और इसी के साथ साथ जब यूएस की मार्केट गिरती है तो जो इमर्जिंग मार्केट है वो ऑटोमेटिकली गिरनी शुरू हो जाती है। दुनिया के अंदर ग्रोथ खत्म हो जाती है। इवन काफी बार तो यही देखा गया है कि कुछ ऐसी इकोनॉमी मतलब कुछ ऐसे देश गिरे जो कभी रिकवर ही नहीं कर पाए। तो एफआईआई अपना पैसा सेव करने की कोशिश करेगा, और देखा गया है जैसे 2008 के अंदर $8 बिलियन की सेल ऑफ हुआ था लेमन ब्रदर क्राइसिस के बाद, और वो सारा पैसा यूएस वापस चला गया था, जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट 30% से ज्यादा गिर गई थी। वही चीज होते हुए आपको 2026-2027 के आसपास देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो एफआईआई है उसे एक चीज पता है कि डॉलर इतना स्ट्रांग है कि वो रिकवर कर जाएगा, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि शायद वो रिकवर कर पाए। इसलिए इमर्जिंग मार्केट मतलब वो मार्केट जो कि ग्रो कर रही है काफी तेजी से, वहां पर जो रिस्क है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। और कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जब मार्केट के अंदर तहलका मचा है तो रिस्क लेना अवॉइड करता है। आप इसको अपने तरीके से समझो कि अगर आपको पता है कि मार्केट के अंदर क्रैश आने वाला है तो अपना पैसा आप लार्ज कैप स्टॉक में डालोगे या फिर माइक्रो कैप स्टॉक में? लार्ज कैप में, राइट? तो यही चीज फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स करते हैं इकोनॉमी कंट्री के लेवल पे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम मान लें कि एफआईआई सेल ऑफ नहीं करेगा तो भी हमारा बाजार काफी तेजी से गिर सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट इवन इंडिया के इकोनॉमी में एक मेजर सेक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है, वो है हमारा आईटी सेक्टर, और दूसरा है हमारा फार्मास्यूटिकल। जब भी बाजार के अंदर एक मेजर क्रैश आता है तो सबसे पहले जो एक्सपेंशन प्लान है वो पॉज किए जाते हैं। एआई बबल की वजह से यूएस के अंदर तो क्रैश आने वाला है, चाहे वो 2026 एंड में आ जाए या 2027 एंड तक। लेकिन जब ये क्रैश आएगा तो इसका इंपैक्ट इंडियन आईटी सेक्टर्स पे मेजर पड़ेगा, क्योंकि जब भी एआई के अंदर क्रैश आएगा तो वो अपने एक्सपेंशन रोकेंगे, मतलब आईटी सर्विसेज लेना कम करेंगे। अगर हम टीसीएस, इन्फोसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जो इंडियन आईटी कंपनी कमाती है, क्योंकि वो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, वो कमाती है यूएस से। अगर यूएस के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम आ गई तो वो अपनी सर्विसेज को बंद करेंगे और एक्सपेंशन प्लान बंद करके सर्वाइवल मोड पे चले जाएंगे। सर्वाइवल मोड क्या होता है? सपोज करो एक घर है जिसके अंदर एक आदमी सिर्फ पैसा कमाता है। अब वो जो एक आदमी है वो पैसा कमा रहा है, उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। इसका मतलब क्या है? वो जाकर के अपने बच्चों को आईफोन दिलाएगा, वो जाकर के नया घर खरीद सकता है, सोना चांदी खरीदेगा, मतलब स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही इंसान अपनी जॉब खो देता है या उनकी जो इनकम है उसको 50% से कट कर दी जाए तो वो क्या करेगा? वो ना अपने बच्चों को सामान दिलाएगा, ना ही कोई घर खरीदेगा, ना ही फालतू के कोई एक्सपेंसेस करेगा। वो क्या करेगा? वो सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, मतलब बेसिक चीजों पे पैसा खर्च करेगा जिससे वो और उसकी फैमिली जिंदा रहे और ग्रो करते रहेंगे। मतलब जो लोग उसकी फैमिली से पैसा कमा सकते थे, फोन बेचने वाले, गोल्ड बेचने वाले या आइसक्रीम कमाने वाले, उनकी भी इनकम नीचे जाएगी। इसी तरीके से इंडिया है, जब यूएस के लोगों में एक सेंटीमेंट खराब होगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही, अभी बस हमारा मेन फोकस है अपनी कंपनी को सर्वाइव करना। जो मेटा, गूगल, ब्लैक रॉक, एनवीडिया जैसी कंपनियां अपना आईटी एक्सपोर्ट करती हैं इंडिया को, वो बोलेंगी हमें एक्सपोर्ट ही नहीं करना, हमें बस अपना बिजनेस रन करना है। मतलब जो एक मेजर इनकम इंडिया में आती है डॉलर के फॉर्म में, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और इंडियन आईटी सेक्टर को अगर प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेंगे तो वहां पे जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लोगों का ले ऑफ होगा, मतलब इकोनॉमी भी गिर रही है, लोगों के पास जॉब भी नहीं है, कंपनियां पैसा भी नहीं कमा पा रही, और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब जब क्रैश आता है इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट भी हाई होते हैं। और जब ये सिचुएशन आती है तो बनता है एक ऐसा बवंडर जो कि अगले 2 से 3 साल लोगों की इन्वेस्टमेंट को खा जाता है। लेकिन इन सारी मारामारी वाली सिचुएशन में भी कुछ ऐसे सेक्टर, कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और वो सेक्टर और वो एसेट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि एक्चुअली कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि इस इंपैक्ट से बचेंगे, और हमें अगर इन्वेस्ट करना है विद अ कॉशियस अप्रोच तो वो सेगमेंट कहां होने वाला है और हमें कैसे इस पूरे क्रैश से बचना है। तो जब भी बाजार के अंदर क्रैश आता है, चाहे वो 2008 का हो, 2014 का या फिर 2020 का, एक ऐसी चीज होती है जो इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न देती है और या फिर उनका लॉस होने से बचाती है। वो क्या है?
वो है कैश। जब 2020 के अंदर भी एक क्रैश आया था जो कि करीब करीब 3 महीने तक चला, उस क्रैश के अंदर अच्छे अच्छे स्टॉक्स 30 से 40% तक गिर गए। जिनके पास कैश था उन्होंने उसको लोअर लेवल पर खरीदा और अगले 3 से 4x जब वो उनका पैसा हुआ तब तक उन्होंने वेट किया। और काफी सारे इन्वेस्टर जिनका पोर्टफोलियो ऑल ऑफ द सडन लॉस में चला गया था, उनकी जॉब भी चली गई थी, एक कैश ही ऐसी चीज थी जिन्होंने उनको स्टॉक मार्केट में बरकरार रखा और उनकी जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी थी स्टॉक मार्केट में उसको भी मल्टीप्लाई करने में हेल्प करा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमरजेंसी फंड बनाओ 6 महीने और साल भर के आसपास, उसको कैश या एफडी के फॉर्म में अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहिए। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी दुनिया में क्रैश आता है वो क्रैश नहीं अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो एसआईपी का, तो उसको कंटिन्यू करना है, इवन एनहांस करना है जब भी ऐसा क्रैश आए। तो कैश के साथ साथ एसआईपी कंटिन्यू रहनी चाहिए क्योंकि एक वो अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए इन अ लॉन्ग रन अच्छे रिटर्न और अच्छे XIR बनाने वाली है, जिसके बारे में शायद आपको खुद भी पता नहीं है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि 5 साल और 7 साल में शायद एक बार मिलती है। थर्ड और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करना, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना। जब हमें ये समझ आ रहा है कि मार्केट के अंदर एक थोड़ी सी क्रैश आने वाली है, थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, तो बेस्ट चीज क्या होगा? बेस्ट चीज होगा डोमेस्टिक कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना। ये जो मेजर क्रैश है इसकी शुरुआत होगी यूएस से और जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है वो सारी की सारी पचड़े में फंस सकती है। तो एक बेस्ट अप्रोच हो सकती है डोमेस्टिक ग्रोथ टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना, जैसे कि बैंक्स हो गए, एफएमसीजी हो गई, कंज्यूमर हो गई। याद रखो जो इंडिया है वो एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हम एक्सपोर्ट डेफिनेटली करते हैं लेकिन कंज्यूम भी बहुत करते हैं। तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए हमारी जो कंजम्पशन है वो बरकरार रह सकती है। इस वजह से अगर बाजार बहुत ज्यादा गिरता है तो मेरे हिसाब से ये जो सेक्टर्स हैं ये काफ़ी सेफ रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इंडियंस है, वो कोई फॉरेनर नहीं है। और जो रिपल इफेक्ट होगा वो सारी की सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस में होगा, ना कि डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक में भी गिरेगा लेकिन इतना नहीं गिरेगा जितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस गिरे। तो पोर्टफोलियो में एक मेजर चंक डोमेस्टिक स्टॉक्स के हों तो ज़्यादा अच्छा है, जो कि डोमेस्टिक लेवल पर ही बिजनेस करते हैं। और लास्ट सॉल्यूशन जो कि इस समय पे हमारे सेंट्रल बैंक्स भी कर रहे हैं वो है गोल्ड के अंदर पोजिशन बिल्ड करना। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमेशा हैज होता है यूएस डॉलर के। अगर ये क्रैश आता है, इवन 2008 में जब क्रैश आया, 2020 में जब क्रैश आया, तो डॉलर सबसे ज्यादा गिरता है और उस सिचुएशन में जो गोल्ड है वो अमेजिंग तरीके से रैली देता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड बिल्कुल नहीं है तो 2025 एक ऐसा टाइम है जहां पे शायद गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी देगा और सेफ्टी भी बना करके दे सकता है ETF के फॉर्म में। इसके पीछे सिंपल सी चीज है, अगर दुनिया में तहलका आएगा तो गोल्ड बढ़ेगा और अगर नहीं आता तो आपका स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए 5% से 15% के आसपास आपके पोर्टफोलियो में फॉर श्योर होना चाहिए। अगर हम सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो पहले सेंट्रल बैंक सिर्फ 20% गोल्ड होल्ड करते थे। आज की डेट में उनको एक गाइडेंस मिली है जहां पे वो 30% तक गोल्ड होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप एक इंडियन इन्वेस्टर हो तो लाइफ में एक चीज याद रखना, इंडिया के अंदर अपनी प्रॉब्लम ज्यादातर केसेस में नहीं ही रही है। इंडिया हमेशा एक ग्रोइंग नेशन था, ग्रोइंग नेशन रहेगा और ये यहां से भी ग्रो कर जाएगा। लेकिन हर बार जब क्रैश आया है तो इसके पीछे कोई दूसरा ही रहा है, जैसे पहले यूएस फिर चाइना जहां पे उसने कोविड वायरस फैलाया। तो इसी वजह से अगर आप एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर हो तो हमेशा मार्केट क्रैश लाती है अपॉर्चुनिटी, लेकिन अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए आपके पास क्रैश और वो रेजिलियंस होनी चाहिए मार्केट को लेकर के कि जब बाजार गिरेगा मैं तब इन्वेस्ट करूंगा। तो मार्केट गिरे या उठे इन्वेस्ट करना जरूरी है। लेकिन ये वीडियो इसलिए थी ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है, ताकि अपने पोर्टफोलियो को हम उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।